सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी रिसेंट में अगर देखा जाए तो बीएससी का शेयर लगातार हमें वीक परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख रही है। 52 वीक हाई से देखा जाए तो स्टॉक करीब 32% तक ऑलरेडी टूट चुका है। और इतना टूटने के बावजूद अगर इसके करंट पेग रेशियो को अगर हम देखें तो स्टिल पेग रेशियो इसके करंट वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव दिखा रहा है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि ये जो डेटा मैं चेक करता हूँ पेग रेशियो का, डेट टू इक्विटी का या फिर डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, ये डेटा एक्चुअल में आता कहाँ से है। तो देखो दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको स्क्रीनर के साइट पे जाना है। स्क्रीनर के साइट पे जाने के बाद किसी भी कंपनी को आप सर्च कर लो और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिट रेशियोज़, जिस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और जो भी रेशियोज़ आपको देखनी है, लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का रेशियो देखना है, लेटेस्ट सेल्स डेटा देखना है या फिर कुछ भी देखना है आपको, वो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर सर्च कर लो और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। बाकी आपको जो रेशोज़ देखना है वो आपका डायरेक्टली मेन स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका इस चीज़ को लेकर डाउट था कि ये रेशोज़ मैं कहाँ से देखता हूँ, तो वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं बीएससी की। अब दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से बीएससी लगातार इसलिए भी पिट रही है क्योंकि सबसे पहले बीएससी में पास्ट में बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको बनते हुए देखने को मिले और इनके जो वैल्यूएशंस हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। अब उस तेज़ी के बाद इस कंपनी ने जो रिसेंट में अपने रेवेन्यू को रिपोर्ट किया वो देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रेवेन्यू था Q1Q बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखोगे तो उसमें Q1Q बेसिस पे काफ़ी ह्यूज डिप हमें देखने को मिली और इस चीज़ की वजह से मार्केट ने इस कंपनी को तोड़ा है। अब ये तो गिरावट की शुरुआत हुई थी, बट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हमें देखने को मिली है क्योंकि सेबी ने डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिया है, जिस वजह से वॉल्यूम्स की कमी हमें देखने को मिल रही है। और कुछ टाइम पहले दोस्तों, जीरोधा के जो CEO हैं नितिन कामत, उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि जो रेगुलेटरी चेंजेस हमें देखने को मिली है उससे वो उम्मीद कर रहे हैं मोर देन 40 to 60% रेवेन्यू लॉसेस। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जीरोधा एक ब्रोकर है और बीएससी एक एक्सचेंज है। डिपॉजिटरी की बात करें या फिर ब्रोकर की या फिर एक्सचेंज की, इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स है या फिर बोल सकते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है सिक्योरिटी सर्विसेज का, वहाँ से कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यू लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। जो न्यू रूल्स लाया है सेबी ने, F&O सेगमेंट के वॉल्यूम्स अपने पीक से लगभग 30-40% टूट चुके हैं और इस चीज़ को जीरोधा के CEO ने भी हाईलाइट किया और इन सारी चीज़ों का असर ब्रोकर के Q3 के अर्निंग्स में भी देखने को मिली, एक्सचेंज के भी अर्निंग्स में देखने को मिली और यही सेम चीज़ हमें डिपॉजिटरी के भी अर्निंग्स में देखने को मिली। अगर हम बात करें CDSL की, तो CDSL के भी Q3 के जो अर्निंग्स थे वो हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। बट CDSL का सबसे बड़ा मसला दोस्तों ये है कि CDSL वहाँ से अच्छे रेवेन्यू तो जनरेट करती है बट वहाँ पर वॉल्यूम्स कम है और उस कम वॉल्यूम्स में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम कर दिया है। अब इसके क्या प्रोडक्ट हैं, तो इसके प्रोडक्ट हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस। ट्रांजैक्शन चार्जेस कंपनी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर से लेती है और उस ट्रांजैक्शन चार्जेस में कंपनी ने दे दिया है एक डिस्काउंट। अब देखो, कोई भी कंपनी मान लो 100 प्रोडक्ट बेच रही है 10 रुपये में, मान लो एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसका ओवरऑल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इन फ्यूचर मान लो अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये से घटाकर 8 रुपये कर दे और कंपनी 100 प्रोडक्ट अगर नहीं बेच पा रही है, 8 प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रही है, तो कंपनी के वॉल्यूम्स में तो लॉसेस हुए, साथ में कंपनी ने जो प्राइस को कम किया उससे कंपनी के प्रॉफिट में भी लॉसेस होंगे। और CDSL ने सेम चीज़ किया है। CDSL ने अनाउंस किया है 1 अक्टूबर से इनका जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो 3 रुपये 50 पैसे हो चुका है पर ट्रांजेक्शन। और यही चीज़ पहले हमें देखने को मिलता था 3 रुपये 75 पैसे का, यानी कि कंपनी ने 25 पैसे का डिस्काउंट दिया है। और इस चीज़ की वजह से CDSL के जो Q3 के अर्निंग्स हैं उसमें हमें काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिली है क्योंकि सबसे पहले वॉल्यूम्स गिरे हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के और उसके साथ दोस्तों इन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी कम कर दिया है, जिस वजह से अल्टीमेटली कंपनी के मार्जिन्स
हमें ढीले होते हुए देखने को मिले हैं, जिस वजह से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी वीक होता हुआ दिखा और CDSL अपने 52 वीक हाई से करीब कितना 42% पिट गई। और दोस्तों स्टिल अगर इसके पेग रेशो को देखें तो वो इसको एक्सपेंसिव दिखा रहा है, यानी कि माना जा रहा है कि फ्यूचर के जो ग्रोथ है CDSL के स्लो हो सकते हैं। और अगर इसके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो इसकी जो पिछले 5 साल के मीडियन पी हैं उससे अगर करंट पी की बात करें तो वो आपको नीचे देखने को मिल रहा है। मीडियन पी है 45.8 का और करंट पी 40 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि Q3 के अर्निंग्स को देख लो, इससे पहले कंपनी लगातार 50% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें दिखा रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू में, वो गिर कर आया 30% पे। और हर बार जो कंपनी Q1Q बेसिस पे भी अच्छे रेवेन्यू दिखाती थी वो भी ख़राब हमें देखने को मिला वॉल्यूम्स गिरने की वजह से। और साथ में कंपनी की अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें जो कि लगातार 60% के ऊपर रहा करता था, उसमें भी ड्रॉप हमें देखने को मिल गई। और कंपनी ने नेट प्रॉफिट को भी इस वजह से कम दिखाया, जो कि आप क्लियर देख सकते हैं Q1Q बेसिस पे 32 करोड़ के प्रॉफिट डिप कंपनी को फेस करने को मिले हैं। और इस वजह से स्टॉक भी काफ़ी बुरी तरह से गिरता हुआ दिखा है। तो आपने इस कंपनी को लेकर लॉन्ग टर्म में क्या कन्विक्शंस रखा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सभी चीज़ें किसी भी तरह का बाई सेल या होल्ड रिकमेंड आपको नहीं कर रही हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी राय ले सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है विप्रो। अब काफ़ी टाइम से दोस्तों विप्रो जो है अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती हुई नजर आई थी, लगातार ₹1 का, और हर साल वो डिविडेंड जो है वो Q3 के पीरियड में भी देखने को मिलता है। और अब कंपनी ने दोस्तों इस बार अब नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार डिविडेंड देने का जिम्मा लिया है। और उस चीज़ को हो सकता है कि कंपनी आगे भी रिपीट करती हुई दिखे। बट काफ़ी सारे लोग क्वेरीज कर रहे थे कि विप्रो क्या हमें वंस अगेन बोनस इशू करती हुई दिख सकती है, क्योंकि रिसेंटली विप्रो ने बोनस दिया था। तो देखो बोनस की पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे कम लगती है, बट अगर बात करें कंपनी में बायबैक की पॉसिबिलिटीज़ तो वो ज़रूर दिखती है। क्योंकि कंपनी के करंट अगर कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो लगभग 10,500 करोड़ तक का है Q2 तक। अगर Q4 के बाद ये नंबर 12,000 करोड़ के ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि आपको बायबैक की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी के पास जब अच्छा खासा कैश अवेलेबल होता है तो बेसिकली कंपनी दो चीज़ करती है, या तो कंपनी एक्विजिशंस कर अपनी ग्रोथ में फोकस करती है, या फिर कंपनी बायबैक देकर अपने इन्वेस्टर्स या फिर शेयर होल्डर का बेनिफिट करवाती है। तो ओवरऑल कंपनी के पास अच्छे खासे कैश इक्विवेलेंट्स हैं तो बायबैक की पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है। बट हाँ, इसको गारंटी की तरह मत लेना कि अच्छे कैश है तो कंपनी बायबैक दे ही देगी। हो सकता है दे दे और हो सकता है ना दे। अगर दे देती है तो अच्छी बात है, और नहीं भी देती है तो उससे भी क्या ही फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें विप्रो की तो काफ़ी टाइम से कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो हमें ग्रो होते हुए नज़र आ नहीं रहे थे। बट उम्मीद है कि अगले साल से कंपनी के जो नंबर्स हैं वो पहले के 2 साल के कंपैरिजन में हमें बेटर देखने को मिलेंगे। कंपनी के पिछले 2 साल के रेवेन्यू को अगर देखोगे तो उसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और यूएस से कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आता है, और यूएस के बैंक रेट हाइक्स की वजह से थोड़े से ग्रोथ से परेशान है। इस वजह से कंपनी को कामकाज उतना मिल नहीं रहा है। और अगले साल से बोल सकते हैं ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम होती हुई दिखेंगी। तो उम्मीद है कि 6% से इनके रेवेन्यू ग्रोथ अगले साल हमें देखने को मिल सकता है कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। और ये चीज़ें वो विप्रो अपने Q4 के साथ भी बता सकती है, और काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस हैं वो भी उम्मीद करके चल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर होती है तो कहीं ना कहीं इस वजह से स्टॉक प्राइस सीएजआर थोड़ा सुधर सकता है। पिछले 3 साल का सीएजआर जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को दोस्तों, जिसने रिसेंटली 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था, और उसका रिकॉर्ड डेट इसने सेट कर दिया है जो कि 28 मार्च का। अब नाम कंपनी का क्या है, तो नाम है KBC ग्लोबल लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को ओन करते हैं तो उसके बदले कंपनी एक शेयर आपको एक्स्ट्रा देगी बोनस के तौर पर। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।